गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस बार हमारा प्रेजेंटेशन इंग्लिश प्रेजेंटेशन ही है, बिकॉज कोविड-19 की वजह से जो इंग्लिश प्रेजेंटेशन को हिंदी में ट्रांसलेट करते थे वो लोग काम नहीं कर पाए। बट मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम हिंदी प्रेजेंटेशन अपने बिजनेस हब पे लोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। आज के लिए आपको इंग्लिश प्रेजेंटेशन से ही काम चलाना पड़ेगा। अविनाश, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ग्लोबली अगर हम देखें तो यूएस में प्रिंटिंग प्रेस जोर से चालू है। फेड की बैलेंस शीट $7 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई है और दुनिया के लगभग सारे सेंट्रल बैंकर्स पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यूएस की फिस्कल डेफिसिट ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के लेवल पे पहुंच रही है, 15% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट स्लाइड। बैंक ऑफ जापान एक ऐसा सेंट्रल बैंक है जो इक्विटी मार्केट में खरीदारी करता है और आज वो जापानीज इक्विटी का सबसे बड़ा ओनर बन चुका है। यह इक्विटी मार्केट की रैली कुछ हद तक टेक्नोलॉजी स्टॉक में कॉन्सेंट्रेटेड है और अब टेक्नोलॉजी सेक्टर का वेटेज दुनिया के मार्केट कैप में 33% बन चुका है। यूएस में ब्याज की दरों में बढ़ोतरी होने की वजह से यह क्वार्टर में जनवरी, फरवरी, मार्च 21 में इमर्जिंग मार्केट के फंड्स में पैसा आना थोड़ा कम हो गया और जो पैसा सेंट्रल बैंकर्स ने प्रिंट किया था वह पैसा इमर्जिंग मार्केट की जगह पे ग्लोबल इक्विटी फंड्स में जाने लगा और इस साल का सबसे ज्यादा वीकली फ्लो ग्लोबल इक्विटी फंड्स में आया है। भारत की इकोनॉमी की बात करें तो पहले तो हमें एक नजरिया बनाना पड़ेगा अब तक के जो चेंजेस हुए उसके ऊपर। पहले हमारे देश में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, अब मिड सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है और यह आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेटिंग की वजह से मुमकिन हुआ है। पहले हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होती थी, अब भी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट कोविड-19 के पहले फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशन की तरह नीचे आ रही थी। यह एफआरबीएम एक्ट के तहत हुआ था। कोविड-19 में हमने वह एक्ट को ब्रीच जरूर किया है बट छोड़ नहीं दिया है। पहले देश में फॉरेन करेंसी की तंगी रहती थी, अब हमारे पास तकरीबन $480 बिलियन के आसपास का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेफिसिट होती थी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस हो गए, बट पहले के सामने अब ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। पहले हमारी फिजिकल इकोनॉमी थी, आज फिजिकल और डिजिटल इकोनॉमी दोनों है। पहले क्रॉनी कैपिटलिज्म होता था, रिसोर्सेज शॉर्टकट से मिल जाते थे, अब ऑक्शन में बिडिंग करके लेना पड़ रहा है। पहले बैंक्स ऐसे उद्योगपति को लोन देते थे जो पैसा साइफन ऑफ कर जाते थे, नीरव मोदी हुआ, मेहुल चोकसी हुआ। अब जो बैंक्स पैसा दे रहे हैं वो अच्छे प्रमोटर को चुन चुन के दे रहे हैं। पहले हमारा ग्रोथ थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड था अर्बन इंडिया में, रिच पीपल में। अब की बार जो ग्रोथ हो रहा है वह काफी इंक्लूसिव ग्रोथ है डिस्पाइट कोविड-19। और जो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा भारत में, पहले हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी दी थी, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डाइवेस्टमेंट के थ्रू की जा रही है। ये सारी चीजों ने भारतीय इकोनॉमी को एक अच्छा सुदृढ़ बेस बना के दिया है और इसके ऊपर पोस्ट कोविड इरा में हम अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। अगर हम मार्च महीने की हेडलाइन को देखें, अच्छा एक और चीज,
भारत विश्व में आज शायद बहुत कम देशों में एक ऐसा देश है जिसके पास अपने फॉरेन एक्सचेंज डेट से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। अब हम डेट से ज्यादा रिजर्व्स रखने वाले देशों में, गिने चुने देशों में पहुंच गए हैं। 2021 और 22 में भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी तेज गति से ग्रो करने वाली इकोनॉमी में खड़ा रहेगा। मार्च के अगर आप रिजल्ट हेडलाइंस देखें तो नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन 37 किलोमीटर पर डे हो रही है। जीएसटी कलेक्शन 6 महीनों से 1 लाख करोड़ के ऊपर है और हर महीने कीर्तिमान एस्टैब्लिश कर रहा है। एक्सपोर्ट्स मार्च के महीने में 34 बिलियन पहुंच गया, विच इज आवर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। रेलवे फ्रेट लोडिंग इस साल तकरीबन पिछले साल के मुताबिक हो गया है डिस्पाइट लॉकडाउन। बिजनेस कॉन्फिडेंस कोविड-19 की वजह से भी अभी भी कोविड-19 चलते हुए भी ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर है। पावर कंजम्पशन ईयर पूरे साल में पिछले साल के मुताबिक कम है, बट मार्च में उसका ग्रोथ काफी अच्छा है। सिमिलरली पेट्रोल सेल्स, डीजल सेल्स भी बताते हैं कि मार्च में इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारत का सोने का आयात 471% मार्च महीने में बढ़ के 160 टन हो गया। दैट मीन्स लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम ई वे बिल्स की जनरेशन देखें तो पिछले 3-4 महीनों में अच्छा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। यह बताता है कि इकोनॉमी की रिकवरी गिने चुने क्षेत्र में या गिनी चुनी कंपनी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने सारे आसार पॉजिटिव है। कोर इंडस्ट्री का ग्रोथ फरवरी के महीने में -4.6% हुआ था। यह पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर हम कुल मिला के 51 इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं उनको ट्रैक करें तो उसमें से 45% इंडिकेटर्स में मंथ ऑन मंथ नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। 39% इंडिकेटर में मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है और 16% इंडिकेटर मंथ ऑन मंथ सिमिलर लेवल पे है। अगर उसी चीज को हम मीडियम टर्म में देखें तो 47% पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। 47% पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है और 12% ग्रोथ पिछले साल के मुताबिक है और 41% ग्रोथ जो है वो एक्चुअली नेगेटिव हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यही चीज को अगर इंडस्ट्रियल और कंजम्पशन एक्टिविटी में देखे तो कंजम्पशन के साइड के ऊपर थोड़ी एक स्लोनेस आती हुई दिखती है, जबकि इंडस्ट्रियल साइड के ऊपर एक्टिविटी आज भी अच्छी तरह से चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्लोबली ट्रेड बढ़ रहा है और उस वजह से हमें बेनिफिट हो सकता है। अगर आप देखें तो मार्च के महीने में एनीवे भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ तकरीबन ऑल टाइम हाई लेवल पे 34 बिलियन पे पहुंच गई थी। सो आने वाले समय में यूएस, यूरोप, जापान हमसे ज्यादा आयात करेंगे और अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स टू जीडीपी रेशो को आगे लेके जाना है। अगर यह रफ्तार बनी रहे तो ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। रिस्क क्या है मार्केट के सामने, इकोनॉमी के सामने? सबसे बड़ा रिस्क है जिस तेजी से कोविड-19 में रफ्तार आई है। पहले 1 से 2 लाख जाने के लिए 25 दिन लगे थे और इस बार सिर्फ 8 दिनों में वो अचीव हो गया। तो ये जो रफ्तार है कोविड-19 की वो बहुत ही तेज है और उसकी वजह से लॉकडाउन आ सकते हैं। लॉकडाउन आएंगे
तो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। जो बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स है वो लॉकडाउन की वजह से 45 और 50 के आसपास आ गया था। बीच में वो तकरीबन प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच गया था, बट मार्च सेकेंड हाफ में और अप्रैल में वो गिरता गिरता वापस 91 के आसपास पहुंच गया है। यह बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स ऊपर जाता रहे, वो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। हालांकि इस वक्त प्री कोविड लेवल से कम अनएम्प्लॉयमेंट है, बट हमें यह अंदाजा नहीं है कि लोगों को पहले जितनी पगार मिल रही है या नहीं मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर इक्विटी मार्केट को देखें तो अब अक्रॉस ऑल द टाइम पीरियड 1, 3, 5, 7, 10 इक्विटी मार्केट्स हैव बिकम पॉजिटिव। एंड पिछले साल स्मॉल और मिड कैप्स ने अच्छा रिटर्न दिया कंपेयर टू लार्ज कैप्स। एंड इस साल में भी आज के करेक्शन के पहले स्मॉल एंड मिड कैप्स पर डिलीवरिंग बेटर रिटर्न देन लार्ज कैप। अगर हम पिछले क्वार्टर के परफॉर्मर्स को देखें तो सिक्लिकल कंपनीज जैसे ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक ने बड़ा अच्छा रिटर्न डिलीवर किया। और जो डिफेंसिव स्टॉक्स थे, एशियन पेंट्स, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे स्टॉक ने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया। अगर हम इक्विटी स्टाइल के हिसाब से देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से, सितंबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, वैल्यू स्टॉक्स, वैल्यू फिलॉसफी, इसने ग्रोथ से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि अपने लिए जो गर्व की बात है कि आज भी ऑन अ 12 मंथ बेसिस भारत में एफपीआई की निवेश जारी है। उन्होंने पिछले 12 महीनों में $37 बिलियन के आसपास पैसा इंडिया में निवेश किया है, जबकि दुनिया भर की मार्केट में उनका पैसा निकला है। भारत इस साल वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएगा और उस वजह से एफपीआई का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। निफ्टी की अर्निंग एफआई 2021 में 500 रुपए के आसपास होनी चाहिए और एफआई 2022 में 700 रुपए के आसपास होनी चाहिए, ऐसा स्ट्रीट का अंदाजा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक सेंटिमेंट इंडेक्स था वह मार्च के महीने में काफी ऊपर के लेवल पे चला गया था, बट पिछले कुछ दिनों में करेक्शन की वजह से अब वो एक रीजनेबल लेवल के आसपास आ रहा वैसा लगता है। इन द नियर टर्म, बहुत छोटे समय के लिए मार्केट उम्मीद और डर उसके बीच में लोलक की तरह झूमती रहेगी। एक तरफ डर है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन करना पड़ेगा, कंपनीज के प्रॉफिट को इम्पैक्ट होगा। दूसरी तरफ उम्मीद है कि अब तो स्पुतनिक को भी हमने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, हम लोग दिन के 35 से 40 लाख वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। दुनिया में हमसे फास्ट 10 करोड़ वैक्सीन आज तक किसी ने लगाई नहीं है। हमने एक्सपोर्ट में भी 6 करोड़ वैक्सीन दी के पुण्य का काम किया है। तो ये वैक्सीनेशन की वजह से कोविड-19 के ऊपर हम जीत पाएंगे और उस भय और उम्मीद में, फियर और होप में मार्केट ऊपर नीचे करती रहेगी, ऐसा हमें लगता है। यह टाइप की मार्केट में आपको क्या करना चाहिए?
पिछले 3-4 महीने से हम लगातार कह रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज दिस इज टाइम टू बी न्यूट्रल वेट इक्विटी, मोमेंटम वाइज इट इज न्यूट्रल वेट इक्विटी। राइजिंग कोविड केसेस की वजह से और वैल्यूएशन की वजह से हमने जो ओवरवेट कॉल इक्विटी में चला के रखा था तकरीबन मार्च 2020 से, उसको 3-4 महीने पहले हमने न्यूट्रल वेट किया था। और इस बार भी इस वैल्यूएशन के ऊपर और कोविड केस को देखते हुए न्यूट्रल वेट ही रेकमेंड करते हैं। बट साथ में ये भी कहना जरूरी है कि एवरी करेक्शन is a great opportunity to enter into market. हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 105% है। अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज 75% के सामने ये थोड़ा महंगा लगता है, बट जो ग्लोबल एवरेज है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो की वो 122% के आसपास है। 122 के सामने 105 कम दिखता है, इसलिए हमारा कॉल न्यूट्रल वेट इक्विटी का है। अगर हम पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो को देखें तो हम इस वक्त तकरीबन 21 के पी के ऊपर 1 ईयर फॉरवर्ड ट्रेड कर रहे हैं। हिस्टोरिकल एवरेज 18 की है। प्राइस टू बुक 3.1% पे ट्रेड कर रहे हैं। हिस्टोरिकल एवरेज 2.7 टाइम्स की है। तो मोटा मोटा हम अपनी फेयर वैल्यू के आसपास हैं। On our average premium to global peers, we are at reasonable level. अगर हम पिछले 10 सालों का सेक्टरल एवरेज देखें तो एक मेटल स्टॉक्स है जो अपने हिस्टोरिकल एवरेज से डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं, और यूटिलिटीज है जो अपने हिस्टोरिकल लेवल से डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है, और फिर एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो भी अपने हिस्टोरिकल लेवल से डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं। उनके सामने बाकी सारे सेक्टर अपने हिस्टोरिकल लेवल से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। जो मार्केट को सपोर्ट करेगा और जिसके कॉन्फिडेंस की वजह से हम कह रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में करेक्शन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, is because of this slide. जब जून में लॉकडाउन हुआ तो प्रॉफिट निफ्टी 500 कंपनी का सिर्फ 32,000 करोड़ रह गया। दिसंबर में वही नंबर तकरीबन 2,10,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अगर हम निफ्टी का ट्रेलिंग अर्निंग देखें दिसंबर, सितंबर, जून एंड मार्च क्वार्टरली प्रॉफिट को ऐड करके तो 4,72,000 करोड़ प्रॉफिट होता है और मोटा मोटा 44 का पी रेशो बनता है। बट अगर हम दिसंबर के क्वार्टर के प्रॉफिट को एन्युलाइज करें 2,10,000 से 8,40,000 करोड़ तो पी रेशो आपका गिर के 23 हो जाता है। ये पहली बार ऐसा देखा है कि फॉरवर्ड पी और ट्रेलिंग पी में इतना बड़ा गैप है। यह जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है कंपनीज की, उस वजह से कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि मार्केट फेयर वैल्यू के आसपास ही है। जिस तरह कंपनी के नतीजे आते हैं, जो चीज कल महंगी लगती थी आज सस्ती दिखने लगती है। श्री सीमेंट FY20 में 68 के पी पे था। जून क्वार्टर में जब एक्टिविटी लॉकडाउन की वजह से इंपैक्ट हुई तो 69 हुआ, बट आज की तारीख में बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ 38 के आसपास आ गया। एशियन पेंट्स जो जून के लॉकडाउन में 275 के पी पे दिखता था आज 65 के पी पे आ गया है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। सो जैसे जैसे कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे अपने आप पी रेशो नीचे आ जाते हैं। इस वक्त हमारा कॉल है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक सेक्टर्स में आप मार्जिनल ओवरवेट रहिए और इक्विटी लार्ज कैप में मार्जिनल अंडरवेट रहिए और ओवरऑल इक्विटी में न्यूट्रल वेट एलोकेशन रखिए। जैसे जैसे मार्केट यहाँ से गिरेगी, वैल्यूएशन रीजनेबल होगा या समय के पसार से अर्निंग बढ़ने से वैल्यूएशन रीजनेबल होगा, उस वक्त हम अपना इक्विटी कॉल बदलने की सोचेंगे।
अगर आप एसआईपी के परफॉर्मेंस को देखें तो उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हमारे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में देखिए तो मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21 तीनों सालों में, चाहे 1 साल की एसआईपी रिटर्न दो, 3 साल की देखो, 5 साल की देखो, 7 साल की देखो, 10 साल की देखो, मोस्ट ऑफ द पीरियड हमने अच्छे अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके अल्फा जनरेट किया है। और आज की तारीख में ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल द टाइम पीरियड डबल डिजिट रिटर्न देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। सिमिलरली टेक सेवर फंड में अगर आप देखें तो वहां पे भी डबल डिजिट रिटर्न 1, 3, 5, 7, 10 साल की एसआईपी में दिख रहा है। मार्च 20 में जब इसी फंड की एसआईपी रिटर्न नेगेटिव हुई थी 5 साल के लिए, तो न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े हेडलाइन बने थे कि ईएलएसएस फंड का रिटर्न पीपीएफ से कम है या दूसरे स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कम है। आज हमारा रिटर्न उनसे बहुत आगे है, बट लोग इसकी बात नहीं करते। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपने निवेशकों को ये स्लाइड दिखा सके और उनको कन्विंस कर सके कि एसआईपी वाकई में काम करता है, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन के एसआईपी चालू रखें। ये कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, अगेन डबल डिजिट एसआईपी रिटर्न विद पॉजिटिव अल्फा अक्रॉस ऑल टाइम पीरियड्स। और ये कोटक ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप फंड है, अगेन पॉजिटिव डबल डिजिट रिटर्न अक्रॉस ऑल टाइम पीरियड्स इन एसआईपी। 5 साल 7 साल के लिए वहां पे थोड़ा अल्फा कम है, बट ओवरऑल अगर आप इस फंड को देखें तो उसने बहुत अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। इस वक्त के माहौल में आप कहां पे निवेश करें? एक हमारा फंड है कोटक पायोनियर फंड। इसमें हम लोकल कंपनीज में भी निवेश करते हैं जो इनोवेटिव हो, जो पायोनियर हो, और कुछ पैसा सीआई टेक्नोलॉजी फंड में लगाते हैं जो विश्व भर की ऐसी कंपनी में निवेश करता है। इस फंड ने सेंचुरी मारी है पिछले 1 साल में और अपने बेंचमार्क इंडेक्स के सामने इंसेप्शन से काफी अच्छा अल्फा जनरेट किया है। तो आप अपने निवेशक का पैसा पायोनियर फंड में लगाना सोच सकते हैं। दूसरा हमारा एक बैलेंस फंड है कोटक इक्विटी हाइब्रिड स्कीम। इसे मेरे कलीग पंकज टिब्रेवाल बड़ी बखूबी चलाते हैं। इस फंड ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। जिन लोगों को प्योर इक्विटी में इस लेवल पे निवेश करने में थोड़ा संकोच होता है, झिझक होती है, वह बैलेंस फंड में निवेश करके अपनी वॉलेटिलिटी को थोड़ा कम कर सकता है। एक हमारा फंड है जिसे हम कोटक एसेट एलोकेटर फंड कहते हैं। यह हमारा फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट फंड है। आप इसका रिटर्न देखिए पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑलमोस्ट 2004 से 16 साल, इसका कंपाउंडिंग ऑलमोस्ट हर साल के लिए डबल डिजिट के आसपास है। एंड इसने पॉजिटिव अल्फा भी इस समय काल में जनरेट किया है। तो कोटक एसेट एलोकेटर फंड आपके सारे उन क्लाइंटों के लिए है जिनके लिए आप एसेट एलोकेशन नहीं करना चाहते। उनको एक फंड है जिसमें पैसा डाल के वो चैन की नींद सो सकते हैं। दिस इज फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट काइंड ऑफ फंड। आपने निवेश किया, फंड मैनेजर उसे डेट, इक्विटी और अदर फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूएशन। एक और फंड है जो आज की तारीख में डेट फंड के एवज में काम आ सकता है। इसे पुराने जमाने में मंथली इनकम प्लान कहते थे, अब उसे कोटक डेट हाइब्रिड फंड कहते हैं। इस फंड का परफॉर्मेंस भी पिछले 1, 2, 3, 5 सालों में काफी अच्छा रहा है और आज की तारीख में पूरी इंडस्ट्री में से डेट हाइब्रिड कैटेगरीज में से पैसा जाता है, बट कोटक म्यूचुअल फंड में उसके परफॉर्मेंस की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से पॉजिटिव फ्लोज आ रहे हैं।
ब्याज की दरों में कटौती होने से जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए कोटक डेट हाइब्रिड फंड निवेश का एक अच्छा मौका बन सकता है। कोटक ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है और उसका अल्फा अगर आप देखें तो पिछले 7 सालों में ऑलमोस्ट 3 बार पॉजिटिव अल्फा है और 1 बार मार्जिनल नेगेटिव अल्फा है 9 बेसिस पॉइंट का। दिस इज वन ऑफ द फ्यू लार्ज कैप फंड जो बेंचमार्क इंडेक्स से इतना पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। एमआई कोटक डेट हाइब्रिड स्कीम, जिसे पहले एमआईपी कहते थे, उसके साथ साथ एक कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड भी है। इस फंड ने भी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, पॉजिटिव अल्फा दिया है। और इसमें और डेट हाइब्रिड स्कीम में एक फर्क है, इसमें 1 साल के बाद रिटर्न्स इक्विटी फंड की वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं। कोटक डेट हाइब्रिड स्कीम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आने के लिए आपको 3 साल के लिए रुकना पड़ेगा। इस वक्त ऑफशोर फंड में निवेश करने का भी काफी दौर है। सो हमारे टोटल कुल मिला के 4 ऑफशोर फंड है। कोटक पायोनियर फंड, जिसकी मैंने पहले बात की, एक कोटक ग्लोबल इमर्जिंग फंड है जिसमें हम सीआई सिग्नेचर इमर्जिंग मार्केट फंड्स में निवेश करते हैं। एक कोटक नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड है जो नास्डैक ईटीएफ में निवेश करता है। और एक कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड है जो इसमें रीट फंड में निवेश करता है। नास्डैक 100 और रीट फंड, इनका एनएफओ हमने कुछ महीने पहले ही किया था। एंड ये चारों फंड आप ऑफशोर कैटेगरी में निवेश करने के लिए देख सकते हैं। गोल्ड के ऊपर अब निवेश करे नहीं करे, सो सब्जेक्ट टू दी import duty which is now about 10% on gold, we think this is time to invest in gold. गोल्ड $2000 से करेक्ट होके $1700 के आसपास पहुंच गया है और यहां से गोल्ड ओवर नेक्स्ट 2-3 इयर्स अच्छा रिटर्न दे, वैसी हमारी उम्मीद है। इस वक्त बहुत डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, पार्टनर्स ने हमें सवाल पूछा था कि नीलेश भाई बिटकॉइंस के बारे में कुछ बताएं। हमारा खुद का नॉलेज बिटकॉइंस के बारे में बहुत कम है, तो हमने कुछ रिसर्च करके कुछ ऐसे चार्ट निकाले जो आपको कुछ नॉलेज दे पाएंगे बिटकॉइन के बारे में। अगर आप बिटकॉइन के मूवमेंट देखें तो $4000 से वो आज $60000 पे पहुंच गया है और उसकी जो भी मूवमेंट हुई है उसके पीछे पीछे बड़ी अनाउंसमेंट्स है। कभी एलन मस्क बोल देता है बिटकॉइन के बारे में, कभी कोई और बोल देता है और उनकी वजह से बिटकॉइंस को बहुत सपोर्ट मिला है। बिटकॉइन के बारे में एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि 95% ऑफ बिटकॉइन is controlled by just 2.4% of accounts and 97.6% of Bitcoin is controlled by 5% of accounts. So ये बहुत ही concentrated position है। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक रिसर्च किया था जिसके तहत उनका मानना है कि $93 मिलियन के निवेश से आप बिटकॉइन प्राइस 1% से मूव कर सकते हैं, जबकि गोल्ड के लिए आपको $2 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। बिटकॉइन बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन है और वह आज की तारीख में दुनिया के बाकी देशों के एनर्जी कंजम्पशन के आसपास पहुंच रहा है।
अगर किसी को बिटकॉइन में निवेश करना है तो उन्होंने वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। यह कहना मुनासिब होगा कि बिटकॉइन का जो रिटर्न है वह एक हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आ सकता है। इस वक्त बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई वैल्यू एड नहीं है, कोई अल्फा जनरेट नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमने सोचा कि हम ही अपना डेटा प्रेजेंट करें। अगर हमारे फंड को अगर आप 1, 3, 5, 7 साल के लिए देख ले तो पिछले 1 साल में कुछ फंडों में थोड़ा एक अल्फा जनरेट हुआ नहीं है, बट मोटा मोटा बाकी सारे फंडों में हम लोग ने अल्फा जनरेट किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अगेन द सेम थिंग कि बहुत सारे फंडों में हमने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया है। दूसरा, अगर आप देखें कि मार्च के बॉटम से 31 मार्च तक हमारे तकरीबन 3 फंडों ने सेंचुरी मारी थी। अविनाश, लेट मी डू दी हाईलाइटिंग, देन आई कैन डू इट बेटर। ओके सर। और बहुत सारे फंड थे जिन्होंने 90% से ज्यादा रिटर्न दिया। जैसे स्टॉक मार्केट बॉटम से आगे बढ़ी, वैसे हमारे फंड भी बॉटम से वैसे ही ऊपर आए हैं। डेट मार्केट की तरफ अगर आए तो पिछले तकरीबन 40 सालों में इंटरेस्ट रेट्स ने 80 सालों में इंटरेस्ट रेट ने 2 साइकिल देखी है। एक साइकिल जिसमें ब्याज के दर बढ़ते गए 1981 तक, और दूसरी साइकिल जिसमें ब्याज के दर नीचे आते गए। अब लोगों को सवाल है, क्या और नेक्स्ट 40 साल के लिए ब्याज के दर ऊपर जाएंगे क्या? अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली मार्केट में एक भूकंप आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो उन्होंने मार्केट में लिक्विडिटी भरपूर बना के रखी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन्फ्लेशन हमारे हिसाब से आरबीआई के कंफर्ट जोन में आने वाले 12 महीनों के लिए रहना चाहिए। यील्ड कर्व में थोड़ी तब्दीली आई थी बिकॉज ऑफ वेरियस एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ आरबीआई, बट बाय एंड लार्ज यील्ड कर्व में शॉर्ट टर्म यील्ड्स थोड़ी ऊपर है और मीडियम टू लॉन्ग एंड थोड़ी नीचे है। एफआईआई जनवरी और फरवरी के महीने में माल बेच रहे थे, बट मार्च के महीने में बायर बन गए हैं। और उसके पीछे एक कारण यह है कि भारत सरकार और आरबीआई इंडियन बॉन्ड्स को ग्लोबल इंडाइसिस में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है। आरबीआई काफी धड़ल्ले से फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है और अलग अलग तरीके अपना के ब्याज के दरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल हमें लगता है कि आरबीआई ब्याज के दरों को बहुत ही कैलिब्रेटेड मूवमेंट करने देगी। ओवर नेक्स्ट 12 महीने ब्याज की दरों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, बट वो धीरे धीरे होगी और आरबीआई उसे बहुत ही कंट्रोल तरीके में करने देगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस वक्त भी जिस तरह से एसडीएल के स्प्रेड जीसेक के ऊपर है, हमें लगता है एसडीएल में निवेश करना उचित रहेगा।
कैरी पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड बीच में काफी नीचे आ गई थी। अब वो स्प्रेड पॉइंट ऑफ व्यू एक रीजनेबल लेवल के ऊपर है। ओवरऑल डेट में हमें लगता है कि ब्याज के दरों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और आरबीआई हर लेवल पे कड़ी चुनौती देगा उनको रिवर्स करने के लिए। यह माहौल में डेट में कहां पे निवेश किया जाए? अगर आप देखें तो 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द डेट फंड्स इंक्लूडिंग क्रेडिट रिस्क फंड में मिड सिंगल डिजिट टू हाई सिंगल डिजिट रिटर्न आया है। डायनामिक बॉन्ड फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता है और जिस इन्वेस्टर को कोई क्रेडिट रिस्क नहीं लेना है वह डायनामिक बॉन्ड फंड में निवेश कर सकता है। इसमें लमसम निवेश करने में भी योग्य है। कोटक मीडियम टर्म फंड अब मतलब काफी हाई क्रेडिट क्वालिटी का पेपर पोर्टफोलियो रखता है और मीडियम ड्यूरेशन में अच्छा यील्ड पिकअप दे रहा है। सिमिलरली कोटक मीडियम टर्म फंड, कोटक लो ड्यूरेशन फंड, यह टाइप के फंड में भी आपको एक ट्रिपल ए रेटेड या डबल ए रेटेड पेपर से थोड़ा अच्छा यील्ड मिल सकता है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.